अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का फ़ैसला आज आ चुका, जिसके बाद अब ऐवान के अंदर एक नई फॉर्मेशन सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो गई है। तो इसके बाद गोया कि कानून के अंदर, आइन के अंदर कुछ और तब्दीलियाँ जिनकी बार बार बात की जा रही है, बिलखसूस NFC अवार्ड के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि उसको रिविज़िट करना चाहिए। हुकूमत वक्त की अब स्ट्रेटजी इन प्लेस है क्या? साथ में कुछ बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी हुकूमत को तब्दील किया जाना मकसूद है। उसको लेके वहाँ के गवर्नर, वहाँ की कुछ अपोजिशन जमातें भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से गुज़श्ता रोज़ मिली हैं। ये क्या कहानी है, क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा खतूत लिख रहे हैं अपनी क़यादत को और कहा यह जा रहा है कि बेहतर ये होगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अंगेज किया जाए, हुकूमत वक्त के साथ गुफ्तगू की जाए, जो पहले भी एक तरह से शुरू हुई थी लेकिन बीच राय ख़त्म होगी बेनतीजा। तो क्या आपकी बार हुकूमत वक्त भी बड़ी संजीदा है और वो समझती है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अंगेज करने में कोई हर्ज नहीं है? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हुकूमत वक्त पे एक एतराज़ आता है कि ये फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं है, कहीं से कुछ इशारे आते हैं तो इनिशिएटिव लिया जाता है, वरना गोया कि हुकूमत ख़ुद अपने तय कुछ नहीं कर सकती। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला तो सर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन, क्योंकि इम्प्रेशन तो यही आ रहा है कि शायद आप और आज जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए इत्तलात अख्तियार वली साहब, उनका भी ख्याल था कि ये गंद है जिसको हम साफ़ करने जा रहे हैं। तो अगर सर ये तब्दीली ला रहे हैं अगर आप KP के अंदर, तो एक जमहूरी हक हर किसी का, इसमें चीज़ों को कन्फ्यूजन में रखना ज़रूरी है? अगर कोई स्ट्रेटजी इन प्लेस है तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में ये सवाल किया, तो मैं भी उसी तरह बग़ैर कोई लगी लिपटी रखे उसका जवाब देता हूँ। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। देखिए, जो मैंडेट PTI की हुकूमत को मिला या वहाँ पे जो जमात बरसरे इक़्तिदार है, और अभी से नहीं 12 साल से है, उस जमात का CM है, कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिल वक्त तो ऐसी कोई प्लानिंग या ऐसा कोई इरादा जो है हुकूमत नहीं रखती। एक मुलाकात है, मुलाकात गवर्नर साहब से हो जाना, और गाए बगाए वज़ीर आज़म साहब की गवर्नर साहब से मुलाकात होती है, गवर्नर KP से। इसी तरह ML वली साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। इतनी भी कोई ऐसी वो अचंभे वाली बात नहीं है या अलार्मिंग कोई ऐसी बात नहीं है। अब PTI वाले ख़ुद उसको उस नज़र से देखें या उस नज़रिए से देखें कि शायद उनकी हुकूमत तब्दील होने वाली है 2 मुलाकातों के बाद, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। ऐसी हमारे एंड पे तो प्लानिंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जो जमात इस्लामी JUIF, उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके साथ पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी जमातें हैं, ज़ाहिरी बात है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है उसको देखते हुए जो भी हाल ही में डिसीजन आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो वाज़े तौर पे एक आपको तस्वीर दिखा रहा है कि वहाँ पे ऐवान के अंदर सूरत हाल क्या है। अभी भी आप देखें तो आज़ाद अरकान जो हैं, जो आज़ाद हैं वाक़तन, जो अपने आप को शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहते थे, लेकिन उनकी उस तरह एफिलिएशन नहीं है उनके साथ, वो तकरीबन गालिबन मेरे ख्याल से 35 हैं। लेकिन उसके अलावा भी नंबर गेम में भी देखें तो बहुत नंबर का डिफरेंस है, खासा डिफरेंस है। तो मैं नहीं समझता कि जोड़ तोड़, वैसे सियासत तो नाम ही जोड़ तोड़ का है, लेकिन अब मुमकिनात की तमाम तर मामला है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारी तरफ से कोई ऐसी प्लानिंग है। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं ना कि उनके पास PTI के लोग आ रहे हैं। सर, 26वीं तरमीम में साथ दिया उन्होंने आपका, तो अगर आपके इतने अहम प्लेयर आप पे दबाव डालेंगे तो आप सहार सकेंगे, या कहेंगे जी मौलाना साहब कह रहे हैं कि PTI के लोग भी आए हैं तो चलो ले आते तब्दीली? देखें, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, वो इमरान खान साहब के भी खिलाफ हुआ, लेकिन हमारी ये थिंकिंग नहीं है कि KP सूबे के लोगों को किसी ऐसी सूरत हाल से गुजारा जाए, किसी ऐसी जो है नाजुक सिचुएशन पे लाया जाए जिस पे कोई ऐसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो और फिर तमाम तर मामला। हालांकि मैं समझता हूँ इसमें खासी बेहतरी होगी, क्योंकि 12 साल से उनकी हुकूमत है उस सूबे में और कारकर्दगी सिफर है। अगर ये निजात मिल जाए, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक,
तो ये अच्छी निजात होगी। लेकिन फिल वक्त ऐसा हुकूमत को कोई प्रोग्राम नहीं है ना कोई ऐसा। इख्तियार वली साहब की तरफ से कहना कि गंद है सियासी साफ करना, लेकिन वो वहाँ सूबे के स्टेक होल्डर हैं, वो वहाँ पे अल्फाज का चुनाव मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता था, बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल से। लेकिन फिर दूसरी तरफ भी ये जो कहते हैं ना कि एम्प्टी थ्रेट्स जो कल दी अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ तुम लोग निकाल के दिखाओ और मुझे ला के दिखाओ और फिर मैं पूरी ज़िंदगी सियासत छोड़ दूंगा। तो ये इस तरह भी अल्फाज का चुनाव जो है कोई एक बेहतर होना चाहिए, कोई इस हवाले से भी नहीं होना चाहिए। बहुत साइड्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बैरिस्टर साहब गुफ्तगू की ख्वाहिश हो रही है, उस तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल फोर्सेस शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद साहबा हों, बाकी उनके काबरीन भी कह रहे हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं। और मैं बिल्कुल, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। हमने हमेशा से इनको मुज़ाकरात की दावत दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मेडन स्पीच से लेके आपके सामने ये तमाम तर बातें, बजट सेशन जो भी पिछले चंद दिन पहले गुजरा, उसमें भी आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जाके खुद बिलमुशाफा मुलाकात की और बैरिस्टर गौहर साहब से, असद कैसर साहब से, और वहाँ पे एक हैंडशेक हुआ और एक अच्छा खैर सिगाली का ये कदम था और फराग दिली का ये मुजाहरा उन्होंने किया पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर। कटौती की कोई तहरीक उनकी वैसे आपने मंजूर नहीं की, वो सारी की सारी मुस्तरद किया नहीं, अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी, उनके 2-3 मेंबर्स ने अच्छी कमेटीज़ के अंदर तजवीज़ दी जो इनकॉर्पोरेट भी हुई। ये ऐसे कहने वाली बातें नहीं है। 2-4 मेंबर्स उनके बड़े अच्छे फाइनेंस पे ग्रिप रखते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी जो हमारी साइड पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो है दोनों ने बड़ी अप्रिशिएट की और कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स ने भी बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ पे ये आपको याद होगा कि एक सेनर तमाम तर, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ख़त लिखा है वो सेनर वॉइसेस हैं, लेकिन याद दहानी का तमाम तर जो मैंने अभी जिक्र किया वो इस हवाले से था कि आपको याद होगा मिसाक जमहूरियत भी इसी तनाज़ुर में हुआ था कि जमहूरियत का तसलसल कायम रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ना है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ ये उसकी एक कड़ी है टू एन एक्सटेंट कि जमहूरियत की खातिर और जमहूरी जो एक तसलसल है उसको कायम रखने की खातिर हमें आगे बढ़ना होगा। और ये सीनियर वॉइसेस पीटीआई के अंदर से आ रही हैं। वो जमात जिसका सरबराह कहता है मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी और किसी से बात नहीं करनी, सियासी जमातों से वो कतन एंगेज नहीं करना चाहता, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो पाबंद सलासिल है वो कहते हैं कि जी सियासी जमातों से डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, उनसे आप डिस्कशन करें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इनफैक्ट आप जैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा टीवी टॉक शोज में उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कल से लेके आज तक वो है कि कल रात से स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई है, पार्टी या हुकूमती सतह पे अभी तक कोई इस पर रिएक्शन उस तरह का आया नहीं कि जिससे हम तसव्वुर करें कि उसको हुकूमत वक्त वेलकम कर रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो उनकी जानिब से एतराज़ है कि आप तो किसी इशारे के मुंतज़िर होते हैं, वो मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना ये खामोशी जिस वक्त में नज़र आ रही है। और दूसरी बात बड़ी अहम, वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि कोई चीज़ डिसाइड हो, कहीं किसी फोरम पे इस्टेब्लिश हो कि 9 मई किसने किया, बट आप डायलॉग टेबल पे बैठते हैं तो आप उसको लेके आ जाते हैं। तो अगर वो लेके आएंगे तो फिर तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए मेरे ख्याल से, और ये मेरी एक ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो है एक खुले दिल का मुजाहरा होना चाहिए। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। 9 मई पे तो मेरा एक बड़ा क्लियर कट मैं उस पर मौक़िफ़ रखता हूँ और ये हुकूमती नहीं, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी है कि कम से कम देखें एमेचर वीडियोज़ में नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टी के लोग थे, आपकी पार्टी के लोगों की वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं जो वहाँ पे लेके गए। अगर उन्होंने डायरेक्टली वो ये अलेज करते हैं या अपना क्लेम करते हैं कि हमने डायरेक्टली लोगों को नहीं कहा कि आप तोड़ फोड़ करें, लेकिन जब आप एक जत्था लेके जाते हैं, एक मॉब लेके जाते हैं, वो मॉब अनलिश करते हैं किसी भी सरकारी इमलाक पे या दिफाई तनसीबात पे, तो फिर आप उसको अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आप ही की होती है, बिकॉज आप खुद मॉब को लेके गए, इश्तियाल दिलवाया, बेशक एहतजाज के लिए दिलवाया, लेकिन उसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हुआ और उसने तोड़ फोड़ की, उसने इश्तियाल अंगेजी की, तो वो फिर आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही उसके जिम्मेदार होंगे, वो और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो उस पर ना कोई नदामत है शराजी साहब, ना कोई शर्मिंदगी है, ना किसी किस्म का रिमोर्स सिखाया जा रहा है। और हम ये नहीं कहते किसी फ़र्द वाहिद से माफ़ी मांगे। मैं अगैन हुकूमत की भी यही बात है और मेरी ज़ाती राय भी यही है कि उनको पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए
और अपने किए पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि किसी जज से, किसी जर्नैल से, किसी सियासतदान से माफ़ी मांगे, ये कतई नहीं है। कौम से मांगे, कौम का नुकसान किया है आपने, किसी फर्द वाहिद का नुकसान नहीं है। यकीनन, तो ये बाख्तियार हैं सर अब डायलॉग टेबल। अच्छा, ये भी आपने कहा, ये भी मैं आपको बिल्कुल ज़रूर कहूँ कि डायलॉग टेबल पे आगे तो मेरे ख्याल से जिधर वो बात करना चाह रहे थे वहाँ पे तो मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी के साथ जवाब आ चुका है। और एंड मोस्ट रिसेंट इंटरव्यू जो BBC का है वो आपने खुद भी देखा, जिसमें DG ISPR साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम सियासतदानों से क्या इंगेजमेंट करें। और वाक़तन बात भी दुरुस्त है कि सियासतदान ही सियासतदान से इंगेजमेंट करता है और उसे इंगेजमेंट करनी चाहिए। और यही जमहूरी रवैये हैं, यही सियासी तकाज़े हैं कि आप सियासतदानों के साथ इंगेज करें। हमने भी तो इंगेज किया। मिसाक जमहूरियत जब हुआ, देखें ना, हमारे आर्च राइवल पीपल्स पार्टी, उसके साथ हम बैठे, हमने मिसाक जमहूरियत रीच किया। अब भी हम यही कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें। आप कहते हैं कि कितने बाख्तियार हैं, तो हम किस तरह आपको यकीन दहानी कराएं या किस तरह दिखाएं? उनको ये तो नहीं है कि हमको वो पहले टेस्टर या ट्रेलर या टीजर दे देंगे आपको कि हम यकीन कर लेना चाहिए। बैठना चाहिए। बतौर यंग पार्लियामेंटेरियन, कानून और इंसाफ के वजीर भी आप हैं, आपके ख्याल में ये जो TORs होने चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ गुफ्तगू किसी एक नतीजे में पहुँचेगी और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आएगा? देखिए, पिछली दफ़ा उन्होंने TORs खुद इन राइटिंग दिए। पहले तो TORs डिसाइडेड थे। अगर उन्हीं TORs पुरानों को लेके चलना है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये जो डिमांड रखते ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए अबव एनी लॉ एंड अबव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते। अगर यही मसला है तो फिर अदालतों से रुजू करें, फिर हमारे साथ बैठने की बातचीत नहीं है। हाँ, हमारे साथ बैठें, नेशन बिल्डिंग के ऊपर बात करें, इकॉनमी के ऊपर बात करें, मिसाके मैशियत के ऊपर बात करें, मिसाके जमहूरियत को 2.0 उस पर बात करें। अगर आप समझते हैं, आप हमें रियलाइज़ कराएं, आप समझते हैं कि कोई इदारा ट्रांसग्रेस कर रहा है, एक्सीड कर रहा है अपने डोमेन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो फिर बिल्कुल उसमें तमाम तर चीज़ें आनी चाहिए। और ये भी डिसाइड होना चाहिए कि कोई भी जो है एस्टैब्लिशमेंट की पुष्पनाई से नहीं आएगा। हमारा भी यही क्लेम है ना, एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए, इन राइटिंग में होना चाहिए। क्या मेरे ख्याल से एक नया मुआहदा हो जाए तो अच्छी बात है, जिसमें तमाम तर सियासी जमातें मिल बैठे हैं और कहें कि हमने काम करना है तो हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, और इदारों को साथ मिला के पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के लिए काम करना है जो पाकिस्तान के बेनिफिट में हो। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासी दुकान चमकाएं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, मुल्क का नुकसान कर दें। सर वज़ीर दिफा को भी समझाना सर, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है तो लोगों को फिर मौका मिलता है कि जी अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है तो यहाँ भी वही मामला चल। देखिए नहीं, ये मैं ये नहीं कहता कि वो हाइब्रिड या ये हाइब्रिड। पहली तो बात है कि इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप। आप वाज़े तौर पे उधर से भी ये बात आ चुकी है कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और कोई भी हुकूमत हो वो उसी के साथ होते हैं। कोई उनकी लाइकनेस या डिसलाइकनेस नहीं होती, कोई उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होते। जो हुकूमत वक्त है उन पे भी लाजम मलजूम है, बिकॉज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप देखें या उस फ्रेमवर्क में देखें तो वो हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत को जिधर उनकी जरूरत पड़ती है एब्सोल्युटली, और हुकूमत को जिधर जरूरत पड़ती है वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। आर्टिकल 243 की बात करें, 245 की बात करें, तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से एक जब हमें जो आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो होते हैं वहाँ पे, और वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सैलाब के टाइम पे वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आफात के दिनों में होते हैं, कोरोना के टाइम पे वो, मुहर्रम के दिनों में अब हैं, मुहर्रम के दिनों में है, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर देखें, उनका काम लॉ एनफोर्समेंट नहीं है इन मेनी वेज। जब हमें दहशतगर्दों से मुकाबला करना है फिर हम उन पे करते हैं। हमारे अपने दूसरे डिपार्टमेंट में तो है ना, CTDB है, दीगर स्पेशल ब्रांच है, ये उनका काम है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है। लेकिन फिर जब आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हम जब बुलाते हैं या सिविल गवर्नमेंट बुलाते हैं तो वो आते हैं, ये उनका काम नहीं, हम खुद उनको वहाँ पे ये नहीं कहते कि हम नहीं आना, ये किसी और का काम है, यही बात है। बिल्कुल ठीक है। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये जो ऐवान 2/3 मेजॉरिटी मिली है, ये 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के जो वो ख्यालात जो पहले थे मौजूद के शायद आइन में कुछ तब्दीलियाँ करनी है, अब क्या उस तरफ भी जा रही है हुकूमत के? नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, इनफैक्ट बड़ी ख्वाहिश थी आप लोगों की कि 2/3 मेजॉरिटी मिल पाए, अब तो खैर से मिल गई है आपको। तो कुछ इरादे हैं 27 बयानी तरमीम के? क्योंकि मैं वज़ीर ख़जाना की जो स्पीच सुन रहा था, बजट स्पीच,
उसमें तो NFC अवार्ड को भी रिविजिट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने स्टेक होल्डर्स बाकी से बात की, उसको रिविजिट करने जा रहे हैं और कुछ और चीज़ें जो? देखिए शराई साहब, 27वीं आईनी तरमीम की मैं भी बहुत ज़्यादा बाज़गश सुन रहा हूँ, लेकिन हमारे एंड पे अभी इस पे किसी किस्म का कोई काम या कोई प्रपोज़ल अंडर डिस्कशन नहीं है या ऑन द टेबल नहीं है फिलवक़्त। उसकी बात यह है कि अभी हम बजट से गुजरे हैं, अभी तमाम तरी मामलात हैं, सेशन जो एक रेगुलर हाउस का बिज़नेस होता है, लेजिस्लेटिव बिज़नेस है, वो तमाम तर मामलात करने हैं। फिलवक़्त तो ऐसा कोई प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन नहीं है और ना सामने आया है, ना हमारे एंड पे कोई डिस्कशन हुई, और मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। ये सिर्फ चहम गोइयाँ हैं और इधर उधर की खबरें आ रही हैं। अगर वाक़तन 27वीं तरमीम ने आना हुआ तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठेंगी। हम अकेले नहीं हैं इस हुकूमत में, हमारे साथ इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों की हुकूमत है। जो 26वीं तरमीम सर लेके आए, सॉरी टू कट यू, वो तो सारे चाहते हैं कि जजेस की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए, मुलाजमत की जो, तो उसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब तो सर 2/3 अक्सरियत है। देखिए, अगर इस ऐवान ने समझा, सियासी जमातों ने समझा कि बेंच की जगह कोर्ट बनना चाहिए तो वो बना देंगे। अगर सियासी जमातों ने समझा, हाउस ने समझा, हाउस की ये फीलिंग हुई कि आप 65 से 68 पे ले जाएं, 68 से 70 पे ले जाएं, वो ले जाएंगे। ऑब्वियसली 2/3 अक्सरियत है ना, और 2/3 अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब सारे ऑन बोर्ड होंगे। सारे ऑन बोर्ड से मुराद ये कि तमाम तर हमारे इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उस पर अपनी इनपुट दें, उस पे ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हमारी है। तो आपका था ना नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सर आप तो मुत्तफिक है ना, तो आप नंबर से पूरे अब आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी फिलवक़्त ऐसा कोई प्रपोजल सामने नहीं है। अच्छा। ये अगर जब एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच हुआ, उसके साथ साथ जो चेंजेस इससे पहले भी तो 26 दफ़ा हुआ है ना, या आइन के अंदर अमेंडमेंट तरमीम हुई हैं, तो 27 क्या 37 दफ़ा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये काम ही ऐवान का है, अरकान पार्लियामेंट का है, सेनेट का और नेशनल असम्बली का काम है, तो ये उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। बतौर पार्लियामेंटेरियन आप समझते हैं को तजावीज़ ज़रा दुरुस्त थी कि इस मुल्क के अंदर आईनी कोर्ट बन जाए, जजेस की तादाद, उम्र भी थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, उस वक्त वो नहीं हो सका, लेकिन वो बिलावल साहब ने क्या खूब अपनी स्पीच में उस वक्त कहा था, अरोज बाय एनी अदर नेम स्टिल अरोज, ये शेक्सपियर ने कहा था उनके मुताबिक। सही। तो इनफैक्ट सर ये अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आपकी फेवर में तो आ गया सर, को 43 नशिस्तें आपको मिल गई, आपको खुश होना चाहिए, बट कुछ एतराज़ात इस जजमेंट के ऊपर भी हैं। एक तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम कि जो अभी तक कंट्रोवर्शियल तस्वर होती है, जिस तरह पास हुई, पहले उसका मामला तय हो जाता, उसके बाद करते, फिर कहा जाता कि जिस बेंच ने सुना था उसी को रिव्यू करना चाहिए था, 13 रुकनी ने सुना, 12 रुकनी ने रिव्यू किया, फिर जो जज ऑथर थे उस जजमेंट के उनको भी नहीं बिठाया गया। तो कहीं लगता है सर इस फैसले को तारीख में क्या जगह मिलेगी? आप तो क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड है तो आपसे बड़ा रेलेवेंट है क्वेश्चन। शाहिद साहब, ये तो तारीख ही बताएगी कि इस फैसले को किस नज़र से देखा जाएगा। स्टूडेंट ऑफ लॉ आप क्या कहते हैं? एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये देखता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A और 175A अगर उनको देखा जाए तो ये बेंच बनाना जो काम है ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और ये बेंच उन्होंने बनाया। अब उसके बाद उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई भी अपील जो 184 से होगी या दीगर जो भी आइन के आर्टिकल्स हैं उनके हवालों से अगर कोई केस दायर था और उसकी अपील होनी है, उसका रिव्यू होना है, उसका कोई नज़रसानी होनी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ही जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ही टास्क किया, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की फॉर्मेशन भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करता है। तो ये ना मेरे लिए है कमेंट करना, ना आपके लिए कमेंट करना है, क्योंकि आइन में ये चीज़ लिखी है। बंदियाल कोर्ट में जब बेंचेस बनते थे तो बड़ा एतराज़ करते थे, इस बेंच में फलां जजेस को बिठाया गया, हमें पता है कि क्या फैसला आएगा सर। देखिए यहाँ पे तो सारे एक देखिए बैलेंस जजेस थे। ये नहीं है आप जजमेंट उठा के देख लें, आप मुझे बताएं क्या उसमें सारे जजेस एक साइड पे थे? नहीं, मेजॉरिटी डिसीजन तो आया, लेकिन वो जज जिन्होंने विदाउट टेकिंग एनी नेम्स जो पिछले फैसले में भी बैठे हुए थे जी, और उन्होंने इस दफा डिसेंट किया, बिल्कुल ठीक है, 2 जज जो उसके अलावा जो 2 जज जो पिछले फैसले में शायद थे, उन 2 जजेस ने आउट राइटली कहा कि जी हम ये रिव्यू रिजेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो उठ के वो किसी में बैठे। एक जज जो है उन्होंने रिक्यूज किया, और वो भी बहुत 11th आवर पे। मैं समझता हूँ कि जब शुरू में एतराज़ात हो चुके थे बेंच के ऊपर और वो एतराज़ात और ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए थे, पीटीआई की लीगल टीम ने या सुन्नी इत्तेहाद की लीगल टीम ने एट लेंथ
अपने आर्ग्यूमेंट्स कर लिए तो फिर 11th आवर पे बनता नहीं था कि अपने आप को रिक्यूज किया जाए एज प्रैक्टिसिंग लॉयर। अगर ये तमाम तर मामला होता है, शुरू में जब मामला डिसाइड हो गया, हाउस कीपिंग मैटर्स जब डिसाइड हो जाते हैं, फिर इतना आगे जाके फिर आप उस टाइम पे करें, खैर उसकी मंतक तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अलबत्ता इस तमाम तर बात के बाद मैं ये ज़रूर ये समझता हूँ कि जो फैसला रिव्यू किया, और ऐसी बात नहीं है, उसमें से 2 जज साहिबान ऐसे थे जिन्होंने अपना पुराना फैसला रिव्यू किया और चेंज किया, बिल्कुल ऐसे, और उसमें उन्होंने देखा कि वाकई कि पेटेंटली इलीगल या इलीगैलिटी कमिट हुई है या नॉन रीडिंग या मिस रीडिंग ऑफ जो है हमारे पास हुआ है, या रॉन्गली इंटरप्रिटेशन हुई है या फैक्ट्स एंड फिगर्स की या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की। तो ये अब तारीख बताएगी कि इसका क्या होगा। लेकिन फिल वक्त जैसे एज द लॉ ऑफ द लैंड स्टैंड्स, मैं तो इस फैसले के साथ हूँ कि बिल्कुल ये फैसला जो है आर्टिकल 51 और 106 के उस हिसाब से देखें तो 336 का ऐवान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने या आइन साजों ने कभी ये जहन नशी नहीं किया था, ये अखज़ नहीं किया था कि हाउस की कुछ सीटों को खाली छोड़ दिया जाए अगर ऐसी सिचुएशन, और ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। तो इस पे ये कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके जो गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि एक जज के लिए फैसले करने के लिए मीडिया को देखना ज़रूरी नहीं है, एक जज को फैसला करने के लिए बाहर का माहौल देखना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपनी फाइल पे देखना होता है कि मेरे पास एविडेंस क्या है, मेरे पास फाइल में क्या है, कानूनी और आईनी पोजीशन क्या है, तो अपने आप को उसी में कंस्ट्रेंट करना होता है जजेस ने। और ये इन जजेस ने बिल्कुल अपने आप को कंस्ट्रेंट किया स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के साथ। लेकिन इनफैक्ट माजी में तो बंदियाल कोर्ट की जानिब से जब इंटरप्रिटेशन आइन की होती थी तो आप एतराज़ करते थे, बिलावल साहब ने भी किया, अभी मोर लेस उन्होंने इंटरप्रिटेशन तो किया ना सर, उन्होंने उस वक्त जो बंदियाल साहब ने इंटरप्रिटेशन की थी माजत के साथ, वो आइन को रीराइट करने की कोशिश की थी। वो 63A वाला तमाम जो मामला था, ये भी कोशिश आइन को रीराइट करने की गई थी कि आर्टिकल 51 इतनी क्लैरिटी के साथ सामने है और आर्टिकल 106 आपके सामने है, और वो यही चीज़ कहते हैं कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कंटेस्ट किया हो, इन दोनों सियासी जमातों ने कंटेस्ट नहीं किया। अलबत्ता अलार्मिंग सिचुएशन ये थी जब हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, वो खुद उनका निशान भी मौजूद है, जमात भी मौजूद है, वो अपने नॉमिनेशन पे फिर भी लिखते हैं PTI SIC अलाइड पार्टी ऑफ PTI, तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स पे वो लिखते हैं। तो कम से कम ये भी तो देखें ना कि जब अपनी जमात मौजूद है, अपनी जमात से नहीं कंटेस्ट किया, फिर ये MWM के बजाय जो शायद एक लीगल अच्छी उनके लिए बात थी कि इलेक्शन प्लेटफॉर्म था, इनको ये सीटें मिल जाती, लेकिन उन्होंने गलती की। एक कैस्केडिंग सीरीज ऑफ एरर है, लीगल एरर्स, और उस पे फिर जो है आप आखिर में जाके SIC में जाते हैं तो फिर आपको ना छत है ना ठिकाना है, तो फिर किधर आप करेंगे। आखिरी 2 मिनट रहते तो मैं 2 क्विकली सवाल करना चाहूँगा। तो ये कि सुना है कि अब कांजू साहब के साथ कुछ और भी 3 MNAs हैं जो इंडिपेंडेंट हैसियत में, अब उनको भी आप लेने जा रहे हैं, तो सर अब इस जजमेंट के बाद अगर कोई आज़ाद हैसियत में है भी सही तो उसको अपनी तरफ ले आना, तो एक कांजू साहब के साथ नहीं, आप मेरे ख्याल से उस्मान अली साहब की बात करें। उस्मान अली, कांजू साहब तो पहले मेरे ख्याल में वो भी उन्होंने वोट आपको किया था, तभी मैं ख्याल कैबिनेट में गए वो शायद, लेकिन चलो उस्मान अली साहब और कुछ 2-3 लोग और भी मेरे ख्याल से हमेशा से ही आज़ाद ही कंटेस्ट करते रहे। अच्छा, उनके ख्याल ये था कि शायद नून लीग के साथ भी रहे हैं एंड उनका अपना, बट ये आज जो रहे सर इस पे भी ठीक रहेगा या नहीं? मैं समझता हूँ उस्मान अली साहब ने बिल्कुल उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया था और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हमें वोट किया। मुबारक ज़ेब के ख़िलाफ़ तो टिकट दिया था PTI वालों ने, और वो आज़ाद था, वो आज़ाद जीत के आया, उसने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए वो गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठता है, वो SAPM भी है। और मैं वो अगर फॉर्मली नून लीग को ज्वाइन करेगा तो बिल्कुल हम वेलकम कहेंगे। लेकिन हुसैन साहब का भी हाल है जी, ज़हूर हुसैन साहब भी इसी तरह है, वो भी जो, लेकिन ज़हूर हुसैन साहब ने भी वोट तो किया, ये तो नहीं है कि नहीं किया, लेकिन वो भी आज़ाद थे और उन्होंने भी कोई एफिडेविट नहीं दिया था। और उसके अलावा जो आज़ाद अब बाकी हो गए हैं, बाकी जो आज़ाद उनके पास भी चॉइसेस हैं, उनके पास भी चॉइसेस हैं, वो अब देखते हैं कि कितने आज़ाद जो हैं, नून लीग के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, आर्म्स वाइड ओपन, आर्म्स वाइड ओपन। इंटरेस्टिंग। लास्टली, ये आज कोई वज़ीर दाखिला ने फरमाया है कि जंग जो बंद हुई उसके पीछे तो वर्दी है जो इसराइल ईरान की है, बट प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा रोल प्ले किया उसमें। सर आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने बताया को तो हमारे नाज़रीन के लिए खबर दे दें कि उनका रोल क्या था इसमें। लेकिन थ्रू एंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तमाम तर इदारों से राब्ते में थे और उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बात हुई,
दीगर जो बैक एंड फोर्थ चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइम्स पे जो हमारी कोशिश थी मीडिएशन की, जिसका जिक्र इसहाक डार साहब ने भी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी सेनेट में कि ईरानी तैयार हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जंगबंदी की तरफ लेके जाएं अमेरिका के साथ। और उस वक्त हमला हो चुका था और हमने दोबारा वो नेगोशिएशंस कह लें या मीडिएशन कह लें, वो हम पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार रहा है, बड़ा सेंट्रल रोल पाकिस्तान ने प्ले किया और पाकिस्तान के हर इदारे ने बड़ा एक सेंट्रल रोल प्ले किया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने लीड ली है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इसको केयरफुली तमाम तर मामले को मेटिकुलसली हैंडल किया है और बड़ा सेंसिटिवली हैंडल किया है। और आज जो जंगबंदी हुई है वो वाक़तन सहरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब, क्योंकि वो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे और मुलाकात भी हुई थी, तो ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सिंक के साथ ही पॉसिबल हुआ कि पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त और बड़ा डिप्लोमेटिक जो है वो रोल प्ले किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुल्क बराए कानून इंसाफ हमारे साथ थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से बाद आएंगे वापस, तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं किसी और मेहमान के साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल मेरा शर्मिला साहबा, गोया कि कल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के काबरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि उनके अब असीर रहनुमा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ गुफ्तगू की जाए, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है अब हुकूमत वक्त को तहरीक इंसाफ को इंगेज करना चाहिए, डायलॉग प्रोसेस ऑन होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से मफाहमत में और डायलॉग में बिलीव करती है और हम समझते हैं कि तमाम मामलात और बिलखुसूस अपोजिशन के साथ एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। हमने जब भी सियासत की है, जब भी हम इक़्तिदार में थे, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो, हमने हमेशा अपोजिशन को एक हेल्दी डायलॉग में इंगेज रखा है, उनकी तजावीज़ को सुना है, उनके मामलात को देखा है और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया है। और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमेशा इस बात को सराहा गया है जब भी हुकूमत ने कोशिश की है PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी स्पीकर साहब की सरबराही में और वो 2-3 नशिस्तें हुई, उसके बाद PTI जो है वो भाग गई। तो आई थिंक एक फ़ाल डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन इंगेज रखे ताकि हुकूमती मामलात और अवाम के मामलात जो हैं खुश असलूबी से आगे बढ़ें। सही, लेकिन शर्मिला साहब अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एक एतराज़ आता है कि हुकूमत वक्त के पास कोई इख्तियार कोई नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, गोया कि कहीं से डिक्टेशन ली जाती है और उसके बाद प्रोसेस को ऑन किया जाता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका ये गिला ये दुरुस्त है कि हुकूमत इतनी बाइख्तियार नहीं है गुफ्तगू करने में, तहरीक इंसाफ को इंगेज करने में? देखिए, अब अगर आप ये बात कर रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर बात करते हैं या जो दीगर इनके लोग बात करते हैं, मसला ये है कि देखिए वेदर दे लाइक इट और दे डोंट, इस वक्त तो PMLN की हुकूमत है और अब जो मज़ीद सीट्स मिलने के बाद जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी 2/3 मेजॉरिटी हो गई है नेशनल असम्बली में और पंजाब में। अब इनको अच्छा लगे या ना लगे, इस वक्त तो मामलात तय करना या ना तय करना ये हुकूमती इत्तेहाद के हाथ में है, बिलखुसूस PMLN के जो कि जिनके वज़ीर आज़म भी हैं। अब चूँकि ये इलेक्शन हार गए तो ये ज़ाहिरी बात है, ये कहेंगे कि जनाब इनके पास मैंडेट नहीं है, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली इनका हमेशा से जो एक स्टैंस रहा है वो यही रहा है कि हमें जमहूरी जमातों से तो बात करनी नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस से तो बात करनी नहीं है, हमें बात करनी इस्टेब्लिशमेंट से। अब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना एक सियासी जमात का जो ये अपने आप को कहते हैं, आइन में कहीं भी उसका तस्वर नहीं है। आपने बात करनी है, डायलॉग करना है तो पॉलिटिकल जमातों से करें। अब ये कह देना मैंडेट है कि नहीं है, ये तो उन्होंने आजमाया ही नहीं है। मैंने जब आपसे बात की, लेकिन शर्मिला साहब सॉरी टू कट यू, इनफैक्ट जब मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहें कि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर हमें लगता है कि उनको आप मौका फराहम करते हैं इस तरह की गुफ्तगू करें, इस तरह के एतराज़ात। देखिए, ख्वाजा साहब एक इंडिविजुअल है और उनकी अपनी एक राय हो सकती है। अगर वो समझते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है तो दैट्स गुड फॉर हिम, अच्छी बात है अगर वो समझे, मैं उनकी बात को निगेट नहीं करूँगी। लेकिन किसी एक शख्स या एक मेंबर के कुछ कहने से जो मामला जो हैं वो इस तरफ या उस तरफ नहीं हो सकते।
मैं ये समझती हूँ कि जब एक मुज़ाकराती टीम बनी थी स्पीकर साहब की सरबराही में, और जहाँ पर ये कहा गया था कि आप अपने जो है वो तजावीज़ दें और आप अपनी ख्वाहिशें ज़ाहिर करें और फिर हुकूमत उस पर जवाब देगी, वो हुकूमत का जवाब सुनने से पहले ही ये PTI जो है वहाँ से भाग गई। तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप डायलॉग में इंगेज रखें। अब देखिए, जेल से इनके जो असीर लोग हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद साहिबा हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उन्होंने भी ख़त लिख के ये कहा है कि जनाब आप डायलॉग करें। बिकॉज देखिए, बात आगे बढ़ाना और मामलात को तय करना तो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए होगा ना। इस तरह अगर आप एक दूसरों के ऊपर तोपे ताने रखेंगे तो मामला तो हल नहीं होंगे। जो सारी देखिए शहजाद साहब, मैं एक बात कहूँ आपको, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल देखें, उनका पूरा फोकस ये होता है कि वफाक को गालियाँ दे, वफाक के ऊपर धावा बोले और बयानबाजी हो। सूबे में कोई काम नहीं हो रहा। आप निगलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया। चलें, उस सूबे में तो आप समझते हैं ना कि आपकी हुकूमत है और आप ये समझते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया। वहाँ पर पारा चिनार का क्या हाल है, वहाँ पर सूबे के मामलात किस तरीके से, हर चीज़ डिसफंक्शनल है। आप वहाँ तो तवज्जो दें ना, वहाँ तो लोगों का काम करें। बिल्कुल, यकीनन पहली जिम्मेदारी तो उनकी यही है कि वहाँ पे एक अच्छी गवर्नेंस लेके, जहाँ 12 साल से उनकी हुकूमत है। लेकिन शर्मिला साहबा, अगर ये गुफ्तगू होती भी है, हम एक अज्यूम कर लें, तो एक और एतराज़ भी आता है उनकी जानिब से कि जी आप तो 9 मई से आगे पीछे होते नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है, तो अगर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है जिसके बारे में कहा भी जा रहा है कि उसके मामले में अभी तय नहीं हुआ कि कैसा हुआ, कौन उसके पीछे था, तो डायलॉग टेबल के ऊपर इस नुक्ते को रखना चाहिए, इसको अलग करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए। 9 मई के मामलात और मुकदमा तो अदालतों में हैं। अब हुकूमत या ये तमाम लोग जो हैं ये तो नहीं कह सकते ना कि जनाब अदालतों के मामलात भी वो मैनेज करेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अदालतों को बीच में लाना या उनके ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उनके ऊपर तो डिस्कशन नहीं हो सकती ना। हाँ, डिस्कशन हो सकती है कि मामलात को आगे कैसे चलाना है। अब देखिए ना, अगर हम इंडिया से डायलॉग करने को तैयार है और हम इंडिया को पीस की दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो अपोजिशन वाई नॉट। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द हेड ऑफ द डेलीगेशन जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा था, वो भी दुनिया भर में यही बात करके आए कि जी डायलॉग, पीस। और आज भी वो यहाँ पर बैठ के जब एड्रेस कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स को, तो ये इंडिया को बार बार दावत दे रहे हैं कि डिस्कशन, डायलॉग, पीस, वे फॉरवर्ड। सो अपोजिशन इंटरनली हम क्यों नहीं कर सकते ये? तो इनफैक्ट अभी तक वैसे हमने पीपल्स पार्टी की जानिब से आप इंडिविजुअली तो ज़रूर कह रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ की, उसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिले कि इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है या हुकूमत वक्त को कहा जाए कि जो एंगेजमेंट की तरफ जाए। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद PTI के दुश्मन हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू लबो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद शायद ही किसी का दिल चाहेगा कि उनसे बात करें। लेकिन आप इनके दीगर लोगों को देखें, उसमें कुछ रीजनेबल लोग भी हैं। जेल में जो बैठे लोग हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। अगेन मैंने कहा ना, कोई एक इंडिविजुअल की बात कहने से मामला इधर या उधर नहीं हो सकते। बात यह है कि जो उन्होंने बातें की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको तो फिर हुकूमती लोगों ने भी कंडेम किया है। बट अगेन पीपल्स पार्टी इसमें नहीं पढ़ना चाहती, बिकॉज पीपल्स पार्टी का ये मामला नहीं है। हम हुकूमत में नहीं हैं, हम हुकूमत को ज़रूर कंधे दे रहे हैं, हम उनके बहुत अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कहेंगे कि हम इस पीस प्रोसेस में या डायलॉग के प्रोसेस के अंदर अपना किरदार अदा करें, तो डेफिनेटली उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहल करेंगे। बिकॉज वी बिलीव in a democratic setup, we believe that there should be dialogue and there should be peace, और एक working relationship तो होना चाहिए ना। यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं। और माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी गोया कि इस बात की दलील है कि आपने अपने मुखालिफिन PMLN के साथ हमारी कितनी रंजिशें और कितनी मुखालफत थी। हम तो सियासी तौर पे एक दूसरे के बिल्कुल ही हलीफ। लेकिन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, बीबी साहिबा और मियाँ साहब बैठे, तो फिर हमने सारी रंजिशें तलखियाँ दूर करी और हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। मैं ये नहीं कहती इट्स एन आइडियल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहा, ना उस वक्त, ना PDM में, ना अब। हमारे इश्यूज़ हैं और कभी सिवियर हो जाते हैं, कभी एस्केलेट होते हैं, कभी डी एस्केलेट होते हैं। लेकिन अगेन हम उस चिपकलिश में नहीं पड़ते ना, बिकॉज हमने काम करना है अवाम की बेहतरी के लिए। हमें बजट की में बेहतरी लानी है, हमें अवाम के लिए भी रिलीफ लाना है, हमें पार्लियामान को भी चलाना है, तो हम चलते हैं साथ, बैठते हैं। मुज़ाकराती कमेटीज़ हैं, उनसे मामला तय नहीं होता तो फिर प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब की लेवल पे
शर्मिला साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने देखा है कि उस COD की वजह से 18वीं तरमीम हुई, 58(2)B आइन से निकला, कोई एक आर्टिकल 6 लाया गया, एक डिक्टेटर को उसके तहत कोई ट्रायल भी किया गया। तो एक बड़ा हमें लगा है कि ये कम्बिनेशन इस वक्त भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौजूद है। और अगर आप नहीं भूली तो मैं याद दिला देता हूँ कि वज़ीर ख़जाना ने जो हालिया स्पीच दी है उसमें उन्होंने ये भी फरमाया कि अब ये जो NFC अवार्ड है इसको भी रिविज़िट करना पड़ेगा। और आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि इस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी भी अब पार्लिमान के अंदर हुकूमती इत्तेहाद को मिल चुकी है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि NFC अवार्ड रिविज़िट होने जा रहा है, क्योंकि ये वो NFC अवार्ड है कि जो 18वीं तरमीम के तहत पीपल्स पार्टी लेके आई है, तो इसे आंडू करने जा रहे हैं, एक नया आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मयारा कुछ और होना चाहिए, आबादी की बुनियाद पे कुछ और बुनियादों पे वसाइल की तकसीम नहीं होनी चाहिए। शराजी साहब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ अफराद की मुख्तलिफ आरा होती है। कोई कहता है जी आबादी की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, कोई कहता है रकबे की बुनियाद पे होना चाहिए। लोगों के अलग अलग तजावीज़ हैं। अब इसमें बैठ के डिलिबरेट करना और एक लार्जर विजडम के तहत आगे चलना में कोई हर्ज नहीं है। कोई देखे ना, एक दफ़ा अगर NFC अवार्ड आ गया एक सर्टन पैरामीटर्स के ऊपर, तो वो कुरानी आयत तो है नहीं कि उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। मे बी हम दोबारा बैठें, दोबारा इस पर डिलिबरेट करें और यही फार्मूला लेके आगे चलें, या मे बी इसमें कोई चेंजेस लेकर आएँ। जो भी हो वो आवाम की और सूबे की बेहतरी के लिए हो। देखिए ना, 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हुए, सूबे एम्पावर हुए। जब आपके पास फेडरेटिंग यूनिट्स पावरफुल होते हैं, दे मेक अ पावरफुल फेडरेशन। सूबों को कमज़ोर करेंगे तो वफाक कमज़ोर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कानून रिविज़िट नहीं करते हैं ना, कवानीन रिविज़िट करते हैं, वक्त हालात मौके के तहत ज़रूरत के तहत बहुत सारी चीज़ें रिविज़िट होती हैं। तो उसमें बैठ के डिस्कशन करना, डिलिब्रेशन करना और एक ब्रॉडर विजडम के साथ आगे चलना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके अगर आपको लगता है कि वफाक ये चाहे कि इन महासिल में उनका हिस्सा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वफाक के पास डिफेंस से लेके बाकी अहम मामलात हैं, उनके लिए पैसे नहीं बचते। देखिए मैं तो आपको एक बात बताऊं, वफाक के पास जी। पैसे इसलिए नहीं बचते बिकॉज वफाक मकरूज है। वफाक अगर अपने अखराजात कम करे, अपने इदारों के अंदर बेहतरी लेकर आए, करप्शन का खात्मा करे। हम तो 2.4 ट्रिलियन इस दफ़ा भी हमने सर्कुलर डेट के अंदर दिया, FBR के अंदर 6 ट्रिलियन का टैक्स लैप्स। आप अगर उसको ही कवर कर लें, आधा भी उसको कवर कर लें, तो वफाक के पास बड़े वसाइल हो जाएंगे और बड़े पैसे हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे सकेंगे। बात यह है कि सिर्फ ये कहना जी सूबों से पैसे वापस ले लें, तो इसलिए आप सूबों से भी पैसे वापस ले लेंगे तो भी आप नुकसान में रहेंगे, बिकॉज आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं। जो वादा, इरादा और अयादा जो किया था वफाक ने कि हम करेंगे, वो हमें नज़र नहीं आया इस पूरे साल के अंदर। We need to have structural reforms in different institutions। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर देना, गरीब लोगों के वो बंद कर देना और नौकरियों से निकाल देना, इससे वफाक को फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं वो लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, ना जाने कितनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं। आप उसके अंदर रिफॉर्म लेकर आए ना, बेहतरी करें, पेंशन्स रिफॉर्म्स लेकर आए, वो जहाँ जहाँ आपको लैप्स नज़र आ रहा है उसको क्लब करें। प्राइवेटाइजेशन की बात करती है वफाक, लेकिन पिछले साल बजट में रखा था कि 32 बिलियन हम प्राइवेटाइजेशन से PIA की हमें मिलेंगे, वो प्राइवेटाइज नहीं कर सके आप। इस दफ़ा आपने 84 बिलियन रख दिया। भाई कैसे करेंगे आप? आपकी डिस्कोज आपको खा रही हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, आपके मुख्तलिफ इदारे खा रहे हैं। भाई आप प्राइवेटाइज करें, हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस करना। लेट पीपल डू दिस, आप सिस्टम चलाएं। लेकिन शर्मिला साहबा, पीपल्स पार्टी के मंशूर, इंतखाबी मंशूर में भी ये बातें हैं। हमने बिलावल साहब की वो तकारीर सुनी है जिसमें वो कहते हैं कि जी कम से कम 18 वजारतें हैं जो फालतू हैं वफाक में, 800 अरब रुपए सालाना उन पे खर्च होते हैं। बट आपकी पोजीशन जो नहरों के मामले पे होती है, किसी और मामले पे बड़ी एग्रेसिव, पीपल्स पार्टी के इस मामले पे इतने एग्रेसिव नजर नहीं आती। क्या यू डोंट नीड अ हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ का जो शोबा है वो डिवॉल्व हो चुका है, एजुकेशन का शोबा डिवॉल्व हो चुका है। क्यों आपने फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री रखी हुई है? क्यों आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री कर क्या रहे हैं? पूरी वजारतें चल रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उसके नीचे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं। क्या जरूरत है उनकी? बंद करें आप इनको, सूबे चला रहे हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर से कहें कि खत्म करें वरना सपोर्ट हटा रहे हैं आपसे। हम आपके साथ ही चलने वाले हैं। ये नहीं होता, डू और डाई नहीं होता, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि हटाएं जी वरना हम छोड़ के जा रहे हैं। हर चीज़ इतनी एक्सट्रीम के ऊपर नहीं होती है। इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ साहब जो है मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोशिशें हैं, ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं समझती हूँ कि वक्त दें, शायद बेहतरी। पीपल्स पार्टी अपनी तजवीज़ देती रहती है और हमने तो अपने मंशूर में लिखा है,
हम तो हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, हमसे अगर मशवरा लेंगे तो हम दोबारा दे देंगे, लेकिन आपकी वजारतें आप कम करें, 300 अरब रुपए तो आपको वहाँ से बच जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप अगर रिफॉर्म लेकर आते हैं तो आप उन रिफॉर्म के ज़रिए आप वफाक के पास बहुत ज़्यादा कैश इन हैंड हो जाएगा और आप उससे फिर तरक्याती काम करें या आप उसके साथ उसको पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर नौकरियाँ मिलें जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। बिल्कुल यकीनन। लास्टली एक सवाल करना चाहूँगा, पंजाब के अंदर गोया के मरियम नवाज साहबा की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया और आज गोया के स्पीकर पंजाब असम्बली उनकी नाअहली का रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा पहुँचे हैं। आपको लगता है कि ये दुरुस्त इक़दाम है? गोया के एहतजाज तो जमहूरी हक़ है, पार्लिमान में होता रहा है, इससे पहले भी अब भी हो रहा है, बट उसके अगेंस्ट इतना बड़ा पोजीशन लेना कि उनको नाअहल कर दिया जाए। अगेन मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी शिराजी साहब के पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करें कि पीपल्स पार्टी के पास कितना सब्र और ज़ब्त है। सिंध असम्बली में उन्होंने पीटीआई ने बजट के दौरान और एमक्यूएम ने बजट के दौरान क्या कुछ नहीं कर डाला, लेकिन सिंध के स्पीकर ने किसी को सस्पेंड नहीं करा, किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजा। नेशनल असम्बली के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने बड़ा सब्र और तहम्मुल का इजहार किया। मैं समझती हूँ इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। सस्पेंड कर दें मेंबर्स को फॉर द टर्म ऑफ द सेशन या टिल द राइजिंग ऑफ द हाउस, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम। लेकिन अगेन ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी विजडम है, मैं उसे चैलेंज नहीं करूँगी। स्पीकर साहब पंजाब के अगर समझते हैं कि जी रक़स क्रिएट करने के लिए और फलां करने के लिए उनको नाअहल होना चाहिए, तो फिर दैट इज़ हिज विजडम। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो डायलाग की बात कर रहे हैं किस बुनियाद पे कर रहे हैं और क्या ये डायलाग जो पहले होते उससे कैसे मुख्तलिफ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल तो मेरा ये है कि एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुझे मुज़ाकरात की बात हो रही है हुकूमत वक्त से, लेकिन आपको लगता नहीं सर कि टू लेट टू लिटल, अब इन मुज़ाकरात से क्या गोल आप अचीव करेंगे? और जो पहले तो गोया के TORs भी आपकी जानिब से तय किए जा रहे थे और हुकूमत उसको बेयर कर रही थी, बट अब आपको लगता है सर कि ये मुज़ाकरात की बात करना ये मुनासिब वक्त था और इसको हुकूमत वक्त सीरियस भी लेगी? तखार साहब थैंक यू वेरी मच, आपको नए प्रोग्राम की बहुत मुबारक। तखार साहब मुज़ाकरात की बात पीटीआई ने कभी करनी नहीं छोड़ी। आप हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं देख लीजिए, हम हमेशा कहते थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने स्ट्रेस दिया था एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात को और उसकी वजह बड़ी क्लियर थी, क्योंकि जब हमने एंगेज किया हुकूमत वक्त के साथ 7 हफ्ते की ड्यूरेशन के ऊपर, वी वर एंगेज विद देम और उसमें 3 सेशंस हुए, तो उसमें से हमने देखा कि इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके पास ना कोई रेलेवेंस है, ना लेजिटिमेसी है और ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी है। इन्होंने हमें वादा किया पहली मीटिंग के बाद कि हमारी जो नेगोशिएटिंग टीम है उसकी मुलाकात कराई जाएगी खान साहब के साथ। इन्होंने कहा जी 1 दिन की बात है, वो 1 दिन 2 दिन बन गए, 2 दिन 3 दिन बन गए, 3 दिन 4 दिन बन गए और फिर 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप किए और कहा जी कि हम तो ये काम नहीं करा सकते। सो अक्रॉस द टेबल जिनके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, जहाँ जिनसे आप सीरियस मामलात रियासत जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उनका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनके बाद उनके बारे में ये पता चले कि इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर लाजमी बात है डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत शदीद थी। इसलिए हमारा स्ट्रेस जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के ऊपर रहा हुआ है। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि कोई क्रिटिकल कैमोफ्लेज किया जाए और वो सामने ना आए तो वो ठीक है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के अलावा खान साहब मेरी कन्विक्शन है और मैं बार बार काफी अरसे से इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि सियासी जमातों के लिए बेहतरीन जरिया जो है आगे बढ़ने का वो बातचीत ही होता है, बल्कि इसके अलावा और कोई जरिया होता नहीं है। जहाँ तक लेकिन लेकिन रऊफ साहब क्या ये समझूं कि आप समझते हैं कि अगर हुकूमत वक्त मुज़ाकरात की तरफ आती भी है
तो विद अप्रूवल ऑफ गोया कि इस्टेब्लिशमेंट आए तो तब जाके आप उनके साथ बैठेंगे, या आपका ख्याल ये है कि नहीं, आप हुकूमत के पास कहीं ना कहीं लेजिस्लेसी भी आ गई है और साथ में उनके पास कोई अथॉरिटी भी है कि अगर आपके साथ बैठेंगे तो कुछ PTI के साथ गोया को कुछ देने के लिए उनके पास है? देखिए, मेरी कंटेंशन ये है कि ना इनके पास लेजिटिमेसी है, ना अथॉरिटी है, और ना ही इन भोंडे कंडों से ये लेजिटिमेसी और अथॉरिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके और पाकिस्तान के बाकी इदारे जो है उनका इस्तेमाल करके। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट के इजाजत के बगैर ये बातचीत भी शुरू नहीं कर सकते हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेट कर रहा हूँ। तो ये जो हकायक है, मौरूजी हकायक है, उनको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात पर से होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात में जैसा कि अभी हमारे कुछ लीडरान जो कि कोट लखपत जेल में कैद हैं, नाहक कैद है पिछले 2 साल से, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, आपकी नजर से मेरा ख्याल है गुजरा होगा, उसमें उन्होंने मुज़ाकरात का कहा है और उन्होंने 3 चीजें की हैं उसमें, इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, मुज़ाकरात आप पॉलिटिकल लीडरशिप से भी करें। नंबर 2, मुज़ाकरात जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का शामिल होना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 बात यह है कि खान साहब से मुलाकात जो है वो लगातार होती रहना चाहिए। वो एक बल्कि प्री कंडीशन के तौर के ऊपर है। हम भी यही बात कर रहे हैं, हम कोई डिफरेंट बात नहीं कर रहे। ये पार्टी पॉलिसी जो है वो भी यही है। तो लेकिन मसला इसमें जो फंसा हुआ है वो कहाँ फंसा हुआ है? वो ये है कि खान साहब को वर्चुअली आइसोलेट कर दिया गया है। कल भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात थी, कल 32वें हफ्ता लगातार कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इनफैक्ट राउत साहब, अगर आप फिर कंडीशंस रख रहे हैं, और इस दौरान हमने देखा कि DGSPR ने तो बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि इंटरव्यू में कि सियासी जमातों से गुफ्तगू तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपस में गुफ्तगू करें, और इस्टेब्लिशमेंट तो जो हुकूमत वक्त पे जमात होती है उनके साथ एक अच्छे वर्किंग रिलेशन के साथ आगे बढ़ना, गोया कि इसके अलावा कोई वहाँ पे एक सोच नहीं पाई जा रही। बट फिर आप कंडीशंस रख रहे हैं, पहले भी लगता है कंडीशंस रखी गई थी तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपको लगता है कि डिमांड लिस्ट के साथ जाएंगे तो हुकूमत को जिस वक्त कम्फर्ट जोन में है वो क्यों चाहेगी कि सर आपके साथ बैठें, गुफ्तगू करें और मामला को तय करें? सही बात, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन कोई नहीं है। 2 बातों का जवाब मैं दोनों का दूंगा अलग-अलग। हमने प्री कंडीशन कोई नहीं लगाई है। देखिए, जब ये नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो आपको पता है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो बाहर जाया करती थी उनसे मुलाकात के लिए, ठीक है। इस जहां जो जेल में भी थे तो पूरी की पूरी पार्टी उनसे जाके मिला करती थी। तो खान साहब से बात करनी या उनसे मिलना जो है वो कोई प्री कंडीशन नहीं है। ये खान साहब का आईनी कानूनी हक है, ये जेल मैनुअल में भी ये राइट है उनका। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये हुक्म भी सादर किया हुआ है कि जी एक शेड्यूल के मुताबिक मुलाकातें कराई जाए, तो वो मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनसे गाइडेंस तो हमने लेनी है ना, वो तो जरूर लेनी है। और दूसरी बात ये आपने फरमाया जो कि जी ये क्यों चाहेगी, बिल्कुल हमारी कंटेंशन ये है कि अगर हमारे मुलाकात जो है, हमारे मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो जाते हैं तो फिर इनकी ये बड़े वॉबली हो जाएंगे, इनकी हुकूमत कायम रहना पॉसिबल नहीं है अगर वो कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात। तो लाजमी बात है कि अपनी हुकूमत को काम रखने के लिए इनके लिए बेहतरीन हल ये है कि हमारे मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावटें करें, और जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये होता रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, और उसमें अगर वो इनको भी लाना चाहते हैं तो जरूर, वो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो रऊफ साहब, प्रोग्राम के पहले से मैं बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ थे, इनफैक्ट वज़ीर मुल्कत बराए कानून इंसाफ है, उन्होंने कहा कि 9 मई के मामले पे अब तो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, तो अगर इस मामले पे सॉरी कह देना, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त को ना कहें, इस कौम से कर लें, तो इसमें क्या हर्ज है? एक माहौल सा बन जाएगा, और अगरचे आपके मामला अदालतों में भी चल रहे हैं और सच और झूठ का पता चल ही जाएगा, लेकिन सॉरी करने में क्या हर्ज है सर, अगर माहौल को बेहतर करने के लिए करना पड़े तो? देखिए, ये कोई अना का मसला नहीं है, किसी की अना का मसला नहीं है, लेकिन हमने एक पहले दिन से, जब ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि नहीं होना चाहिए था, जब ये हुआ था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि इसके तमाम पहलू जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे और फिर अपनी रिपोर्ट शाया करे। उस रिपोर्ट में जो चीज़ भी सामने आएगी उसके मुताबिक वो आगे के कदम उठा लिए जाएंगे। लेकिन वो बगैर किसी प्रूफ के, देखिए काफी से ज्यादा जगहों के ऊपर क्लेम किया जाता है कि जी अटैक हुए थे, उनमें से किसी एक जगह की सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई। तो जब तक ये ना पता चले एक कानूनी तरीके से, एक इन्वेस्टिगेटिव तरीके से कि जी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है, उस वक्त तक माफिया मांगना या ना मांगना, फ्रैंकली वो क्वेश्चन खड़ा नहीं होता।
तो जहाँ के खान साहब ने अफसोस का इजहार किया था, शदीद अफसोस का इजहार किया था, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार किया था। हम सब लोग, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हुआ शदीद अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, तमाम हमारी लीडरशिप ने भी इसके ऊपर शदीद अफसोस का इजहार किया है। आप इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, उसकी बेसिस के ऊपर मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्टली सर ये भी जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर खुद इख्तलाफात, फिर केपी की हुकूमत के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अंदर से ख्वाहिश है कि अली अमीन साहब को हटा दिया जाए। पिछले दिनों इजलास हुआ केपी हाउस में, तो अलीमा खान साहबा के तर्ज सियासत पे, गुफ्तगू पे एतराज़ किया गया। सलमान अकरम राजा साहब, तो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है सर? ये कहीं और से लोगों को गोया के भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, या नहीं पार्टी के अंदर कुछ सीरियस इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही, उस वजह से हमें ग्रुप बंदे नजर आ रही है? देखिए इफ्तिखार साहब, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ आरा का होना कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, ये होती हैं। बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज में मुख्तलिफ आरा रही हैं और वो कभी मौजूद गुफ्तगू नहीं बना, लेकिन चूंकि टारगेट पीटीआई को किया जा रहा है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मौजूद गुफ्तगू पर, इसमें आपकी जात के बारे में मैं नहीं अर्ज कर रहा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। तो परसों हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज जितनी भी थी वो उनका सेशन एक हुआ था केपी हाउस में, और आपने शायद अगर उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको देखा और उसका जो बयानिया आया है वो भी देखा हो। सब लोगों ने यूनिटी की बात की है, होमोजेनिटी की बात की है, हम आहंगी की बात की है, मिलकर चलने की बात की है, डिफरेंसेस खत्म करने की बात की है, और खान साहब की लीडरशिप के पीछे सब ने टोटल फेथ का इजहार किया है कि जी हम उनके साथ हैं, उनका जो भी हुक्म होगा उसको हम उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। और यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं कि केपी की असेंबली जो है डिसॉल्व कर दी जाए तो उसके ऊपर भी फौरी तौर के ऊपर अमल होगा। सो पार्टी में मुख्तलिफ आरा मौजूद थी और रहेगी, इनको खत्म नहीं कर सकते आप। लेकिन जहां तक पार्टी के यूनाइटेड होने का सवाल है, वो बिल्कुल खान साहब की लीडरशिप के पीछे पार्टी एक आवाज से बात कर रही है और उनकी लीडरशिप के मुताबिक, उनके अहकामात के मुताबिक ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और रऊफ हसन साहब हमसे गुफ्ता रहे थे और तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र बड़ी वजाहत के साथ पेश किया उन्होंने। नाज़रीन, यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं आज का, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।